खानदान की नाक। अनामिका ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। वह 12वीं के बाद आगे पढ़ना चाहती थी। वह पढ़ाई और खेलकूद में हमेशा फर्स्ट आती थी। 12वीं में भी उसके 99% नंबर आए थे। अनामिका का परिवार एक गांव में रहता था। उसका भाई मनोज भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। वह भी चाहता था कि अनामिका आगे पढ़ाई जारी रखे। उन दोनों की माँ उर्मिला भी यही चाहती थी। लेकिन अनामिका के पिता और दादाजी दोनों अनामिका का विवाह करवाना चाहते थे। अनामिका के दादाजी बहुत कठोर थे और लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ बातें करते थे। वह अनामिका की माँ पर दबाव डालते थे कि जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब अनामिका को घर का कामकाज सिखाओ। मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, वे लोग किसी भी दिन उसे देखने आ सकते हैं। अनामिका ने जब यह बात सुनी तो शादी के लिए साफ मना कर दिया। उसी दिन अनामिका और उसकी माँ उर्मिला की भी खूब पिटाई की गई। दोनों पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात की गई। दोनों के एक दूसरे को दिलासा देते रात भर रोती रहीं। उर्मिला सोचती थी कि मैं तो पढ़ नहीं पाई, पर अनामिका को बहुत पढ़ना चाह है। मैं उसका जीवन बर्बाद होने नहीं दूंगी। उसे अपने पैरों पर खड़ा करके ही दम लूंगी। फिर उर्मिला ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल हो गया। अनामिका ने घर का काम सीखना शुरू कर दिया। पिता और दादाजी भी खुश थे कि माँ बेटी ने पढ़ाई की जिद छोड़ दी है। सप्ताह भर बाद लड़के वाले भी आ गए और अनामिका को पसंद करके शादी के लिए हाँ कर दी। दादाजी तो अनामिका की शादी और उसे घर का काम करते देखकर बेहद खुश थे। उन्होंने बहू के हाथ में नोटों की गड्डी देते हुए कहा, जाओ बहू, दोनों शहर जाकर कपड़ों की खरीदारी कर लो। शादी के लिए अनामिका को जो पसंद हो दिलवा देना। दोनों ने शॉपिंग की और वापस आने में देर हो गई। पिता और दादा दोनों घर के आंगन में चक्कर काट रहे थे और बार बार मनोज से कह रहे थे कि तू भी साथ चला जाता। दोनों के वापस आते ही दादाजी उन पर चिल्लाने लगे कि देर क्यों हो गई। तब अनामिका ने बड़ी ही चालाकी और समझदारी से दोनों को सुंदर सुंदर कुर्ते पैजामे उपहार में देकर उन्हें मना लिया। अब जब भी खरीदारी में उन लोगों को देर होती थी तो बाप बेटा निश्चित होकर बैठे रहते थे कि आ जाएगी, खरीदारी में देर तो हो ही जाती है। एक बार उर्मिला की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने मनोज के साथ अनामिका को बाजार भेज दिया था। धीरे धीरे शादी की तारीख निकट आती जा रही थी। एक दिन उर्मिला तबीयत ठीक न होने के कारण देर तक सोती रही और अनामिका भी सो रही थी। उसके पिता उसे जगाने के लिए कमरे में गए, तब वहां अनामिका नहीं थी। वहां सिर्फ एक पत्र रखा था, दादाजी और पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अभी शादी नहीं करनी है मुझे, इसलिए मैं आगे पढ़ने के लिए इस घर से जा रही हूँ। अब कुछ बनकर ही वापस आऊंगी। आपकी बेटी अनामिका। अब तो घर में तूफान आ गया। उर्मिला को सब कुछ पता होगा। यह सोचकर उसे खूब मारा पीटा गया और वाकई में उसे सब कुछ पता था। उसे यह भी पता था कि अनामिका को चुपचाप यहाँ से भेजने के बाद उसकी खुद की हड्डियां तोड़ी जाएंगी, पर उसने बेटी के भविष्य को संवारने की खातिर सब कुछ सहन करने के ठान ली थी। दादाजी चिल्ला रहे थे, हमारे खानदान की नाक कटवा दी, खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। आज से और अभी से अनामिका मर गई हमारे लिए। पढ़ाई करे या कहीं भी जाकर मरे, हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं। इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वह अब यहाँ नहीं आ सकती। सुबह से मनोज कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब वह आया तो माँ की हालत देखकर गुस्से में फूट पड़ा। पिताजी, आपने माँ को कितनी बुरी तरह मारा है। जगह जगह उसके शरीर से खून बह रहा है। आपको शर्म नहीं आती? पिता ने आग बबूला होते हुए कहा। अपनी माँ की साइड ले रहे हो मनोज। तुम्हें पता भी है कि उसने अनामिका को घर से भगाने में उसकी मदद की है और अनामिका कहाँ है यह सब कुछ जानती है, पर बता नहीं रही।
मनोज भी गुस्से में तमतमा उठा। सच जानना है आपको? मैं सच बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी इसमें शामिल हूँ। आइए, मारिए मुझे भी। उर्मिला ने मनोज को चुप रहने का इशारा किया। मनोज ने कहा, नहीं माँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब बहुत हो गई इनकी मनमानी। अनामिका ने किसी गलत बात के लिए थोड़ी ना जिद की थी। हाँ पिताजी, मैं खुद छोड़ कर आया हूँ उसे दूर शहर हॉस्टल में। शादी की शॉपिंग के बहाने हॉस्टल की तैयारी शुरू हो गई थी। कहिए, क्या कहना है आपको? वह घर से भागी नहीं है, पढ़ने के लिए गई है। कुछ बनकर ही वापस आएगी। दादाजी ने कहा, कुछ बने या ना बने, अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। उसे हम इस घर में नहीं आने देंगे। हमारे खानदान की नाक कटवा दी उसने। अगर आप प्यार से उसे पढ़ाई के लिए इजाज़त दे देते तो हम ऐसा कदम उठाते ही क्यों? गलती आपकी है, उसकी नहीं, मनोज ने समझाते हुए कहा। उधर अनामिका मन लगाकर पढ़ाई करती रही और मनोज उसे पैसे भेजता रहा। कभी कभी उससे मिलने भी जाता था और उसका पूरा हालचाल अपनी माँ को बताता था। उर्मिला उसके लिए बहुत खुश थी। पिताजी और दादाजी उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करते थे और ना ही उसका हालचाल पूछते थे। उनके लिए अनामिका से बढ़कर खानदान की नाक थी। साल साल बीतने लगे। एक दिन अचानक खबर आई कि गांव की नई कलेक्टर साहिबा उर्मिला से मिलना चाहती है। बाप बेटा बहुत हैरान थे और खुश भी थे। हैरान इसलिए थे कि इतनी ऊंची पोस्ट वाली औरत उर्मिला से क्यों मिलने आ चाहती है। खैर, फिर भी उन्होंने कलेक्टर साहिबा के स्वागत की तैयारी की और जैसे ही वे अपनी गाड़ी से उतरी, उन पर फूल बरसने लगे। उनका चेहरा देखते ही दोनों के हाथ रुक गए। अरे, यह तो अनामिका है। हाथ रुकते रुकते फिर फूल बरसने लगे। सब लोग अनामिका का बहुत सम्मान कर रहे थे। अनामिका की गाड़ी से उतरकर अपनी माँ से मिली। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। माँ का त्याग, हिम्मत और बेटी की लगन रंग लाई। और अब पिताजी और दादाजी आगे बढ़ बढ़ कर लोगों से कह रहे थे, हमारी बिटिया है, हमारी लाडो। कलेक्टर बनकर इसने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। खानदान की नाक ऊंची कर दी इसने। बहुत मेहनती है हमारी लाडो। शाबाश बिटिया, शाबाश, जुग जुग जियो। गांव के जान पहचान वाले लोग जिन्हें पूरी बात का पता था, वे सब मुस्कुरा रहे थे। जिन्होंने अनामिका को पढ़ने से रोकने के लिए क्या नहीं किया, अब ये झूठी खुशी दिखा रहे हैं। आज पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था। अनामिका की मेहनत और उर्मिला का बलिदान सफल हुआ। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।